Let us start chapter 14, Natural Resources, session 1. The word natural resources means the resource which are there on earth that is natural, like air, water, wind, land. These all are natural resources. और वो सब natural resources का हमारे साथ क्या connection है, that we are going to study in this chapter. Let us start new chapter, natural resources. We'll start the chapter with introduction. Our planet Earth is the only one on which life as we know it exists. Life on Earth is dependent on many factors. तो हमें पता है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, एंड इसीलिए उसको द लिविंग प्लेनेट भी बोलते हैं. एंड जो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है. मतलब जो फैक्टर्स है अर्थ के ऊपर तो ही लाइफ पॉसिबल होती है. तो ये सब फैक्टर्स के बारे में भी हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. व्हाई दिस अर्थ इज अ स्पेशल प्लैनेट एंड व्हाई इट इज स्पेशल, that we are going to study in this chapter. Most life forms we know need an ambient temperature, water and food. तो हमें सबको पता है कि कोई भी लाइफ फॉर्म हो तो ज्यादातर सब लाइफ फॉर्म्स को प्रॉपर टेम्परेचर, एम्बियंट मतलब प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए एंड प्रॉपर फूड चाहिए, तो ही वो सस्टेन कर पाएगा, तो ही वो जिंदा रह पाएगा. तो अर्थ के ऊपर ही सिर्फ ये तीनों चीज प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर अवेलेबिलिटी के साथ प्रेजेंट है. The resource available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the earth. मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी रिसोर्स है, ठीक है, एंड जो सन की एनर्जी है, वो सब चीज हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी है. ठीक है, फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. एंड वो सिर्फ हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, बल्कि सब लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन, दिस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग फॉर्म्स, एंड वो हम सबको पता है. Now we'll study about the resources on the earth. So resources on the earth are the land that is here, water and air. So let us see in basic detail कि ऑलरेडी हमें सब पता है ये इंपॉर्टेंस है तीनों चीज का, लैंड, वाटर एंड एयर का इंपॉर्टेंस पता है. सो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि लैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी लिव ऑन लैंड, वी कैन ग्रो प्लांट्स ऑन लैंड, वी कैन यूज लैंड फॉर द वेजिटेशन, जिसके कारण हमें खाना मिल पाए. वी कैन लिव प्रॉपरली ऑन द लैंड. वाटर, तो वाटर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक यू कैन से एडेप्टेशन है. बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वहां पे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं वाटर के अंदर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर ह्यूमन बींग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. विदाउट वाटर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव. And the third one is air, which is again a very important factor. We take a carbon dioxide, sorry, we take in oxygen and give out carbon dioxide, and it is very important for us. Whereas carbon dioxide is taken by the plants and they give out oxygen. So it is also, you can say, carbon dioxide is important for plants, whereas oxygen is important for us. So from this, you can say that air is a mixture of many gases
It includes carbon dioxide also, oxygen also, nitrogen also, and it is helpful for life forms. सबके लिए important है. तो लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर भी इंपॉर्टेंट है, एंड एयर भी इंपॉर्टेंट है ऑल द लाइफ फॉर्म्स के लिए. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. मतलब जो लैंड वाला पार्ट है, जो लैंड हमें दिख रहा है बाहर के साइड, दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. वाटर कवर्स 75% of earth's surface. It is also found underground. This comprises hydrosphere. मतलब जितना भी पार्ट अर्थ के ऊपर वाटर का है, that part is called as hydrosphere. मतलब 75% जो अर्थ है उसका 75% कवरेज जो है वो वाटर ने किया हुआ है. ऑल्सो इट इज अवेलेबल अंडरग्राउंड. मतलब अर्थ के अंदर भी है. जो मान लो कि आप जिस लैंड पर खड़े हो उसके अंदर जब भी आप डिग करोगे तो वहां पे भी वाटर हो सकता है. इट मे बी देयर. तो वो जितना भी पार्ट अर्थ का वाटर ने कवर किया है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर. सो लैंड पार्ट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर. And the third one, that is the air that covers the whole of the earth. जितनी भी एयर है वो पूरे अर्थ को कवर कर रही है, वो हमें पता है. एंड इट विल कवर लाइक अ ब्लैंकेट. इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. तो हमें पता है एटमॉस्फेयर क्या है. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. ब्लैंकेट ऑफ एयर मतलब एक चद्दर जैसा है, बहुत थिक सा लेयर है एयर का, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. लिविंग थिंग आर फाउंड वेयर दिस थ्री एग्जिस्ट. तो जहां पे भी लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड एटमॉस्फेयर है, यू कैन से दैट वहां पे लाइफ फॉर्म्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. गॉट इट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो. हम सबको पता ही है, बट ये चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो ऑलरेडी आपको पता है, बट और डिटेल के अंदर और बेसिक थिंग्स के अंदर हम जाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए आइडिया. एक ये रिमाइंडर भी है आपके लिए, एंड एज वेल एज छोटी छोटी चीजें, नई नई चीजें अंदर आएगी जो आपको पता होना चाहिए. This life supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as biosphere. जो ऑलरेडी हमने देखा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में है और लाइफ फॉर्म को हेल्प करता है प्रॉपरली रहने में. उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर. वेयर यू कैन सी हियर एयर, इट इज इन कांटेक्ट विद द लिथोस्फीयर, इट इज इन कांटेक्ट विद द हाइड्रोस्फीयर. तीनों अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं, एंड वो तीनों के कारण जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, यहाँ पे अंडरग्राउंड एनिमल्स है, वॉट एक्वेटिक एनिमल्स है, सब एक दूसरे के इंटर रिलेशन से रहते हैं, which makes biosphere. Living thing constitute the biotic component of the biosphere. Biotic component meaning living things या लिविंग कंपोनेंट. तो बायोस्फीयर में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लिविंग एंड दूसरा है नॉन लिविंग. सो वी विल कॉल द लिविंग कंपोनेंट एज अ बायोटिक कंपोनेंट्स. गॉट इट. The air, the water, and the soil form the non-living or abiotic component of the biosphere. तो जो air है, water है, soil, these all are non-living things, and therefore they are called as a abiotic component of biosphere. Living things are called as biotic component, whereas non-living things are called as abiotic component. That you should know, and it is a very important thing to remember. Now, let us study these abiotic components in a detail in order to understand their role in sustaining life on earth. अब ये एयर, वाटर एंड सॉइल ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग फॉर्म्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्या काम करते हैं, वो अब हम
चैप्टर में स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड? We have already talked about the composition of air in the first chapter. It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and water vapor. It is interesting to note that even the composition of air is a result of life on the earth. ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट इज एयर. एयर इज नथिंग बट a mixture of many gases. The gases like nitrogen, which is present in the maximum amount in this atmosphere and it is a 78%. तो एटमोस्फियर के अंदर एयर है, उसमें 78% नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन इज देयर इन द एटमोस्फियर, it is a 21%. 21% of atmosphere is having a oxygen. Carbon dioxide is a very very small quantity, that is a 0.04 परसेंटेज. बहुत ही छोटा है, बहुत निग्लिजिबल है. बट फिर भी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही हार्मफुल हमारे लिए होता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है. एंड बाकी का जो 0.96% है उसमें अदर गैसेस आते हैं. अदर गैसेस मोस्टली आर्गन. अंडरस्टूड? So this is how our atmosphere, our air is made up of. And air is a very important for living beings. In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is formed to be carbon dioxide. हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से एटमॉस्फेयर डिवाइड हुआ है, मतलब वो नेचुरली हुआ है जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में है. कार्बन डाइऑक्साइड तो निग्लिजिबल है 0.04. इट इज अ वेरी लेस अमाउंट कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. बट वीनस के ऊपर एंड मार्स के ऊपर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है. मेजर कंपोनेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे अर्थ के ऊपर 78% नाइट्रोजन है, 21% कार्बन ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी. एंड बाकी के जो 1-2% के अंदर सब गैसेस आ जाते हैं. यहाँ पे मेजर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज नॉट गुड एट ऑल. कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अर्थ में, वो हमें पता है ऑलरेडी, राइट? In fact, carbon dioxide constitute up to 95 to 97%. You can imagine 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के ऊपर है, फिर भी इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है. तो इमेजिन 95% to 97% कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हालत कैसा होगा ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स. एंड इसी के कारण वीनस एंड मार्स के ऊपर लाइफ नहीं पॉसिबल है, बिकॉज वहां पे जैसा टेम्परेचर प्रॉपर एम्बियंट टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर नहीं होगा वीनस एंड मार्स के ऊपर. अंडरस्टूड? द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर. So here is the first abiotic component which we are going to study in detail. यूकैरियोटिक सेल्स एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब इसके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में. ये न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन जो होता है उसके बेस के ऊपर दो हमने डिफरेंशिएट किए थे. वन विल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वन डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their activities. तो कोई भी, ये तो यहाँ पे तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स की बात कर रहे हैं. तो ये सेल्स ऐसे है कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए. एंड व्हाई दे रिक्वायर ऑक्सीजन? दे यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. And
when the oxygen and glucose react with each other, it generates energy, and this energy is helpful for all the life forms to carry out their activities. एक एग्जांपल आपको बता दूं ह्यूमन बींग्स का, कि हम ही है जो ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे तो आपको पता है क्या होगा. अ पर्सन कैन डाई और मे डाई और इट विल डेफिनेटली डाई. पर्सन विल डाई इफ he or she don't takes or gets oxygen. तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी के लिए? तो हियर इज द इंपॉर्टेंस दैट व्हेन यू टेक ऑक्सीजन इट विल रिएक्ट्स विद द फूड पार्टिकल विच यू इन, मतलब उसका न्यूट्रिएंट्स जो आपका उनके साथ रिएक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो it will break down the nutrients and it will break down the glucose molecule and it will generate energy, and this energy is used by human beings and other life forms for performing their daily activities. Okay, तो ऑक्सीजन लेना हमने बंद कर दिया तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, हमारा बॉडी काम नहीं करेगा, हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, विल डाई. गॉट इट? एंड ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो टाइम पे एक गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वो ह्यूमन बीइंग्स एक्सेल करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में बाहर फेंकते हैं. तो वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. सामने ही ट्रीज जो होते हैं वो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड ऑक्सीजन देंगे. दिस रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. अनदर प्रोसेस which results in a consumption of oxygen and concomitant production of carbon dioxide is combustion. तो concomitant मतलब नेचुरल प्रोसेस, मतलब सडन प्रोसेस जो होता है वो खुद से ही, और वो जब भी कंबशन होता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा ही. तो एक तो हम है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एंड एक ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है कंबशन के रिलेटेड, कोई भी वुड फॉसिल फ्यूल्स है वो बर्न कर रहा है, राइट? तो वो टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. समझ में आ गया आपको? नाउ इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, then there will be a big problem. जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, कंबशन हम करते जा रहे हैं, पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, व्हीकल अननेसेसरी जो खराब हो गए वो चलाते जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा. This includes not just human activities which burns fuel to get energy, but also forest fires. तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही कंबशन हो रहा है या फ्यूल यूज हो रहा है या फ्यूल बर्न करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही नहीं हो रहा है, बहुत बार नेचुरली भी होता है. मान लो कि फॉरेस्ट फायर हुआ है तो वो एक्चुअली किसका बर्निंग हो रहा है? इट इज द बर्निंग ऑफ अ वुड. तो जब भी वुड बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तो बहुत बार फॉरेस्ट फायर के कारण भी बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं. Despite this percentage of a carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent, because carbon dioxide is a fixed in two ways. तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो कितना है? 0.04. बट फिर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो गया है, उसका प्रोडक्शन है, उसका फ्रैक्शन है, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो फिक्स हो जा रहा है. तो वो कैसे हम फिक्स कर सकते हैं? एक्चुअली ऐसा ये वे दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ज्यादा बड़े नहीं. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये फर्स्ट चीज हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. तो दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. These three things they will use
and produce a glucose which is stored as a food in the plant के अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वहां पे जितने ज्यादा प्लांट्स हम ग्रो करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से प्लांट्स लेता जाएगा, एंड जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वी कैन मेंटेन द percentage of carbon dioxide in atmosphere by growing more plants or trees। यहाँ पे देख सकते हो कि सनलाइट इज यूज्ड बाय द प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट एंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट। It produces the food and gives out oxygen. And again, we can say that oxygen is a very good gas for human beings. You can say very important gas for human beings. Many marine animals uses the carbonates dissolved in the sea water। मतलब जो सी वाटर है उसके अंदर कार्बोनेट्स डिसॉल्व होते हैं। मतलब जो कार्बन के ऑक्साइड से जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो वो कार्बोनेट आयंस बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। तो इट इज मिक्स्ड विद द वाटर। तो बहुत सारे एनिमल्स वो कार्बोनेट्स का यूज करके उसका शेल बनाता है। मतलब ये ऐसा हम गुजराती में बोलते हैं शंख। ठीक है, तो शंख जैसे ऐसे शेप अलग अलग ये जो कोरल्स है ये ऐसे ऐसे शेप्स बनते हैं जो एकदम हार्ड होते हैं, एंड इट इज दिस एनिमल्स आर यूजिंग कार्बोनेट्स फ्रॉम द वाटर, एंड दिस वे यू कैन कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ या सी वाटर के साथ मिक्स होता है तो इट फॉर्म्स कार्बोनेट। The role of atmosphere in a climate control. We have talked of atmosphere covering the earth like a blanket. We know that air is a bad conductor of heat। ये एटमॉस्फेयर जो है इसी के कारण अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। मतलब सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, हीट आ रहे हैं, वो जा तो रहे हैं अंदर, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर द सन हीट और द सन रेडिएशन विच रिचेस द अर्थ, यहाँ पे अर्थ तक जब पहुंचते हैं, सॉरी अर्थ के ऊपर जो भी रेडिएशंस पहुंचते हैं वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जा रहे हैं। मतलब एटमॉस्फेयर उसको फिल्टर करता जा रहा है एंड अच्छे रेडिएशंस ही यहाँ तक पहुंचते हैं। ओके, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर के बारे में लास्ट में ये चैप्टर के अंदर बात करेंगे तब ये टॉपिक आएगा फिर से। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ, इन शॉर्ट। गॉट इट? The atmosphere keeps the average temperature of Earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year। जो एटमॉस्फेयर है तो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में 6 o'clock में 20 डिग्री सेल्सियस था, 7 o'clock में 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा सडन जंप नहीं आएगा। धीरे धीरे 6 o'clock को 20 है, 7 o'clock को 22 होगा, 8 o'clock को 23 हो रहा है, 9 o'clock को 25 हो रहा है, 10 o'clock को 26 हो रहा है, 12 o'clock को 30 के आसपास आ रहा है। मतलब ग्रेजुअली रहे, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, सडन इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। 0 से 100, 100 से 120, 120 से -30, ऐसा कभी भी चेंज ज्यादा नहीं होगा। ओके, माइनर सा चेंज होगा एंड दैट विल बी ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। एंड ये जो हो रहा है ऐसा टेम्परेचर प्रॉपर, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण है। दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। The atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hour। तो sudden increase temperature जो भी मैंने बताया ऐसा नहीं होगा। 6 o'clock 25 है तो 7 o'clock 50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 इंक्रीज होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। During the night it slows down the escape of heat into the outer space। एंड नाइट टाइम पर जो अर्थ के ऊपर हीट आया था तो वो धीरे 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 स्पेस में जाएगा, एकदम सडनली नहीं जाएगा। उसका जो स्पीड था वो स्लो कर देगा। Now think of the moon, which is about the same distance from the sun that the earth is। Despite that, on the surface of the moon
With no atmosphere, the temperature ranges from minus 190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. तो सन से अर्थ एंड मून दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, वो हमें पता है। अर्थ अर्थ एंड मून सन से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, बट फिर भी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर का रेंज है, मतलब डे में मैक्सिमम कितना जाता है हमें पता है, तो मैक्सिमम 35 तक जाता होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही है, ओके। तो मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, और नाइट में कम से कम कितना जा रहा होगा कि मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो उसका रेंज कितना हुआ, 15 डिग्री टू 35 डिग्री। ये हमारे अर्थ के ऊपर रेंज है जहां पे हम प्रॉपरली रह सकते हैं। बट यहाँ पे -190 डिग्री सेल्सियस मून की बात हो रही है, मून। सो मून पर ऐसा है, तो जीरो डिग्री पर तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और ये तो -190 डिग्री, तो हम इंसान वहां पे जाएंगे तो ऐसे खड़े खड़े स्टेच्यू बन जाएंगे नाइट टाइम पर। एंड डे टाइम पर 110 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, जो आप गैस के स्टोव पे रखते हो, उसके अंदर आप हाथ भी नहीं डाल सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हाथ डालूं मैं। तो वहां पे दिन में आप ऐसे खड़े खड़े आप ऐसे पिघल जाओगे, आप खुद पिघल जाओगे। इतना आप अंदर गर्म पानी के अंदर हाथ रखते हो तो आपकी स्किन बाहर आ जाती है। तो वहां पे मून के ऊपर आप डे टाइम पर खड़े रहोगे सन के नीचे, तो ऐसे स्किन नीचे पिघल के नीचे उतर जाएगी, राइट। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है मून के ऊपर, क्यों? बिकॉज देर इज अ नो एटमोस्फियर। अर्थ के ऊपर एटमोस्फियर है, एंड इसीलिए रेंज बहुत ही सुटेबल है, दैट इज 15 टू 35, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही अच्छी है, right? Human beings in other life form के लिए भी। So here is the end of the first session. In this lecture we have studied about abiotic factors, start किया है abiotic factor जो important है, and ये पूरे chapter के अंदर वही पढ़ने वाले abiotic factors के बारे में। And in next lecture we'll study about another abiotic factor, that is the water and soil. Thank you and have a great day.